3 BRL ट्रायल्स हुई हैं। BRL 1 ट्रायल 1 हुई है, BRL 1, BRL 2 ट्रायल 2 हुई हैं, और वो IRI में पंजाब में जिस भी लोकेशंस पर हुई हैं वहाँ स्टडी किया गया है डेवलपर्स ने बाय द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद द टेक्नोलॉजी that no threat to the honeybees was observed from the GM mustard. Honeybee vegetation or seed setting was almost the same whether you talk of in a GM crop or you talk in a non-GM crop. उसमें कोई फर्क नहीं है। तो कनाडा ने भी ऐसा स्टडी किया है, has also been growing this rapeseed mustard and with no adverse effect on honeybees, so far reported. And then honeybee from GM canola in Canada and Australia is being exported all over the world, including the European countries, without any labeling, because वहाँ सीड सेटिंग होती है और हनी जो प्रोड्यूस होता है वेरी स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस है उनकी, उन्होंने इसको ऐसा स्टडी किया है। और जहाँ तक हर्बिसाइड टॉलरेंस के सवाल है, मैं मीडिया में खुद देख रहा हूँ कि ये क्रॉप ये सॉर्ट ऑफ भ्रम फैलाया जा रहा है। हर्बिसाइड टॉलरेंस फिर भी क्यों है इसमें? वो 2 कारण हैं उसमें। एक तो जब हम लैब में ट्रांसजेनिक जब बनाते हैं तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सिलेक्शन के लिए कि जो ट्रांसजेनिक बना उसको हम लैब में टेस्ट करते हैं, उसमें ये मार्कर के लिए यूज होता है। दूसरा, जब सीड प्रोडक्शन प्लॉट्स होते हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन प्लॉट्स, उसमें हमें जो फीमेल लाइन है जिसको मेल स्टेराइल किया है उस पर खाली छिड़कने के लिए हर्बिसाइड जरूरत है, ताकि उसको जो फर्टिलिटी है कहीं मेल उसमें ना हो। गलती से जो सीड बनेगा वो प्योर बनेगा, अच्छी क्वालिटी का बनेगा, लेकिन जो सीड फार्मर के पास जाएगा वो बिल्कुल हर्बिसाइड तक उनको नाम लेने की भी दरकार जरूरत नहीं है। यूज करके हम दूसरे कंबाइनर्स में जा सकते हैं आसानी से, एक रास्ता खुल गया है और हम लोग हासिल कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी। तो यील्ड बढ़ानी पड़ेगी हमेशा ही, वो तो एक कांस्टेंट हमारा ट्रेट रहता है, बट उसके साथ साथ डिजीज रेजिस्टेंस भी हम किसी पेरेंट में है उसको कंबाइनर ले सकते हैं, या उसको क्लाइमेट रेजिलियंस बना सकते हैं, फिर उसको एज ए कंबाइनर ले सकते हैं, और न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी उसकी हम बढ़ाने की क्षमता रख सकते हैं इस टेक्नोलॉजी द्वारा। तो यील्ड के साथ साथ ये जो डिजीज रेजिस्टेंस है, क्लाइमेट रेजिलियंस है, ये क्वालिटी है, ये सब अब रास्ता खुल जाता है उसको आगे करने के लिए, जो कि ऑलरेडी चल रहा है, बट पेस स्लो है, प्रोडक्टिविटी कम है, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा हम डोमेस्टिक इंपोर्ट पर निर्भर हैं, प्रोडक्शन हमें डबल करनी है। सो टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज वेलकम एंड टेक्नोलॉजी विच इज़ वेल टेस्टेड। So finally, this is the concluding message from both the academy here, National Academy, and the Advancement of Agricultural Sciences. The GM mustard hybrid technology will to be Atmanirbhar, and this indigenously developed GM technology will accelerate the development of more high-yielding hybrids to enhance the edible oil production and therefore reduce the import. And not only this, I mentioned before, it will encourage more research and innovation by scientists and scholars to reduce environmental footprint of agriculture, which is again very important because we are also determined to achieve sustainable development goals by 2030 as India, and also develop high yielding with climate resilience with better nutritional quality. और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी का दोबारा से स्वागत करते हुए, और फाउंडर चेयरमैन ऑफ द Academy for the Trust for Advancement of Agricultural Sciences. Then we would open, and for 1 hour we will have questions, clarifications, any doubts from you all. नमस्कार, धन्यवाद आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये एक आपसी वार्तालाप के लिए आप सबको यहाँ स्वागत किया गया है, और ये अत्यंत खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि आप सब ने ये इनवाइटेशन स्वीकार किया और यहाँ उपस्थित हुए। और इनफैक्ट डीजी था तब 2-3 बार हम किए भी थे विभिन्न पहलू पर, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन हो पाया। फिर अभी हम लोगों ने डॉक्टर पुरोदा साहब के सुझाव था कि हम इकट्ठी मिलकर ये करें, ताकि इस तरह के चर्चा चलता रहे, और ये तो शुरुआत है। और क्योंकि अभी का एक मुद्दा था कि GM मस्टर्ड का, तो हम लोगों ने सोचे कि पहले उसी के ऊपर चर्चा किया जाए, और आगे विभिन्न अन्य पहलू पर चर्चा हम करेंगे समय समय। और आप सब लोग जानते हैं कि GM मस्टर्ड क्या है। अभी आपके सामने एक प्रेजेंटेशन रखा गया, और आप सब लोग बहुत कवरेज भी किए हैं, लिखे भी हैं इसके बारे में, सो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तारित रूप से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, और ये हम समझते हैं।
लेकिन डॉक्टर बंसल साहब जो है एक वैज्ञानिक होने के नाते और क्योंकि हमारे दोनों ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दोनों विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान भित्तिक बात करते हैं, तथ्य भित्तिक बात करते हैं, और ये विज्ञान कैसे साधारण मनीष का आदमी का काम में लगे, साधारण व्यक्ति के काम में लगे, देश के काम में लगे, उसी दिशा में हम लोगों का काम भी कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मैसेज जाए कि कैसे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और करना चाहिए, और कैसे फ़ायदामंद है या फ़ायदामंद नहीं है तो कैसे नहीं। तो इसके बारे में ये जीएम मस्टर्ड एक मुद्दा काफ़ी कवरेज आप लोगों ने किए हैं। क्या बताएं आपको, तो आपके पास भी बहुत समझदारी है इसके बारे में, और आप बहुत ढेर सारा तथ्य भी है आपके पास। दो तीन बिंदु मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। ये है कि बंसल साहब ने बोले कि हमारा सरसों का तेल, खाने का तेल का जो खपत है, जो उपलब्धि है, उसमें बड़ा गैप है। हम 25 मिलियन टन के आसपास हमें आवश्यकता है और 9-10 मिलियन टन उगा पा रहे हैं, और करीब करीब 13 से 15 मिलियन टन हम आयात करते हैं। और पिछले 2-3 साल में ये हालत जो है ऐसे बिगड़ा है कोविड के कारण कि जो 70-80 हज़ार करोड़ हमारा खर्च होता था, तो अब 1 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है हम जो आयात करते हैं। तो 1 लाख करोड़ से सालाना खर्च करना ये बहुत बड़ी हमारे इकोनॉमी का ये ड्रेन है इकोनॉमी के ऊपर, और इसको हम लॉन्ग टर्म बेसिस में अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा जनसंख्या बढ़ेगा तो इसमें इसीलिए हमारे खाने का तेल का उत्पादन हम बढ़ाना है, और उसको बढ़ाने के लिए कई तरीका हैं, और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एक तरीका है तो जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइब्रिड पूरे विश्व में इस्तेमाल हो रहा है और हमारे देश में इस्तेमाल हुआ है। आप अगर देखेंगे मक्का हो, बाजरा हो, सोरगम हो और कपास हो, इसमें बहुत पहले हम संकर किस्म बना के देश में विकसित किए और प्रचार प्रसार किए, किसान के द्वारा अद्भुत भी हुआ और उसका फ़ायदा भी देश लिया है, हमारी उत्पादकता बढ़ा। और इसी तरह का धान में भी ये संकर किस्म खेत में गया है, 3 मिलियन हेक्टेयर के आसपास हम उसको उगा रहे हैं। तो संकर किस्म उगाने के लिए जो तरीके हैं वो तरीके हमारे पास कुछ हैं, कुछ नहीं भी हैं, और आप जानते हैं कैसे संकर किस्म उगाए जाते हैं। और सरसों में जैसे बताया गया कि हमारे पास एक तरीका तो ये था कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम यूज़ करके, इसको CGMS बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम, CGMS। तो उसको इस्तेमाल इसका कुछ हमारे लाइन्स इस तरह के हमारे पास उपलब्ध है, और उसको भी यूज़ करके कुछ हाइब्रिड हम बनाए भी हैं। लेकिन उसको बनाने में उसको 3 लाइन की आवश्यकता होती है। एक मेंटेनर है, एक मेल स्टेराइल लाइन है, एक रिस्टोरर है, और समय लगता है कन्वर्सन। और उसको ध्यान में रखते हुए और एक सिस्टम जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम है, उसका विश्व में उसके बारे में चर्चा भी हुआ और इस्तेमाल भी किया गया। और ये जो सिस्टम है बार स्टार बेस सिस्टम, ये सिस्टम 90 के दशक में इसका कमर्शियलाइज किया गया और पेटेंट भी किया गया, और उसके बाद उत्पादन लगातार उससे इसको इस्तेमाल करते किया भी गया। और विशेष रूप में रेपसीड कनाडा एक उदाहरण है। और हम लोगों ने इसके ऊपर शोध तो किए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस डॉक्टर पेंटल के ग्रुप इसके ऊपर शोध किए हैं, आप देखे हैं, पैटेंट भी लिए हैं, प्रोसेस पैटेंट है, और जो कंस्ट्रक्ट्स बनाए हैं उसमें नोवेल्टी है। और तो इसीलिए ये अपना टेक्नोलॉजी माना जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल पैटेंट था वो तो उसका 20 साल से ज़्यादा हो चुका है,
और हमारे देश में तो पेटेंट हुआ नहीं, और वो सब तथ्य की विषय है और आपके पास भी ये जानकारी है। और हमारे जो पेटेंट किया गया और उसको आगे बढ़ाते हुए टेक्नोलॉजी बनाया गया, और ये काफ़ी 4-5 साल से चर्चा में भी रहा, और अब भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति प्राप्त किया गया है, आप जानते हैं। और ये जो हमारे कमी है खाने की तेल का 13 से 15 मिलियन टन हमारी कमी है, इसको एक बड़ा मदद मिलेगा अगर हमारा उत्पादकता बढ़ता है। उत्पादकता कम है, सरसों में आप देखिएगा उत्पादकता 1.5 टन भी नहीं है, औसत जो उत्पादकता है देश का। तो इसीलिए अगर हाइब्रिड को इस्तेमाल करते हैं और 20% का हमें यील्ड एडवांटेज मिलता है, तो हम इसको ज़रूर अपनाना चाहिए। बात ये होता है कि क्या कपास में जैसे हुआ था शुरू में, आप अगर देखिएगा जिस किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन किए थे, इवेंट सिलेक्शन हुआ था और जिसको इस्तेमाल किया गया, वो देश के लिए कोई उपयोगी नहीं था। लेकिन आगे उसको हम बैकक्रॉस करके उस जीन को ट्रांसफ़र करते हुए हज़ारों संख्या में हाइब्रिड किस्म बना दी। तो अभी एक बार ये डीरेगुलेट हो गया है जैसे अभी, और उसके बाद अनेक संख्या में और पैदावार हाइब्रिड, नए हाइब्रिड बनाया जा सकता है और उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये इसका पाबंदी था, रेस्ट्रिक्शन था, तो इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, नहीं हुआ है। तो इसको और इस्तेमाल करते हुए ब्रीडिंग सिस्टम में तो उसको नए हाइब्रिड बनाया जा सकता है और पैदावार बढ़ाया जा सकता है। 20% का भी एडवांटेज है, हम 30% एडवांटेज भी दिला सकते हैं, जैसे हम कपास में हुआ और बाकी फसल में भी हुआ है। जेनेटिक मेल्सिलिटी सिस्टम या साइटोप्लाज्मिक मेल्सिलिटी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए एक तो पहलू ये है कि हमें ये आवश्यकता है टेक्नोलॉजी जितना है कि बड़ा बास्केट होना चाहिए। जब जो भी आवश्यकता हो, जैसे जैसे तरीके से करना हो, एक ब्रॉड बास्केट हो, बिगर बास्केट हो, एक अल्टरनेटिव हो, तो 2-3-4 तरीके से हम अगर कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएँ तो अच्छा होगा। और जो भी तरीका हो सकता है तो हम साइंस एकेडमी की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से यही बताना चाहेंगे कि विज्ञान भित्तिक जो भी हमारी इनोवेशंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसको हम बढ़ावा देना चाहिए, और उसके बारे में आप लोगों का भी मदद की आवश्यकता है। आप लोग काफ़ी इसके बारे में लिखे भी हैं। दूसरी बात ये है कि जब इस तरह के कोई टेक्नोलॉजी आता है, सर्टनली काफ़ी प्रश्न मन में रहता है, स्वाभाविक है कि प्रश्न रहता है, और इसका चर्चा करना प्रश्नों के संबंध में बहुत जरूरी है। एक मुद्दा जो बंसल साहब बताए संक्षिप्त में कि भाई इसमें हर्बिसाइड टॉलरेंस डाला गया है, और वो हर्बिसाइड टॉलरेंस आपको यह हम बताएं कि हम ये देश में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, और जितना पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है हर्बिसाइड भी उसका 16 से 18% हर्बिसाइड ही है। तो ये नहीं कि हम हर्बिसाइड यूज़ देश में नहीं करते, और किसान को जो फ़ायदा होता है, आप जानते हैं कि HTBT कॉटन का क्या स्थिति है। किसान को जहाँ पैसा सेव होता है, उसका कम लागत होता है, तो वो टेक्नोलॉजी अपनाता है। और उसी तरह का, और जहाँ जहाँ आवश्यकता है, जिन फसलों में आवश्यकता है खरपतवार को दमन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, वो यूज़ करता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी का हम प्रमोट कर रहे हैं या सरकार अप्रूव किया है, इसमें जो मेन फसल होगा, हाइब्रिड उगाया जाएगा, वहाँ कोई खरपतवारनाशी का ग्लूफोसिनेट का इस्तेमाल नहीं करने का है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो हमारा उद्देश्य नहीं है, और उसको हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं कि क्यों वो अप्रूव नहीं है, ना उसका कोई इस्तेमाल करने वाला है। जो बीज उत्पादन जो होगा उस समय हमें इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगा, और कंट्रोल कंडीशन में होगा, और उसके लिए लेवल क्लेम जो भी आवश्यकता होगा उसका भी एक्सपांसन देना, एक्सटेंड ग्लूफोसिनेट का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये बताना जरूरी है, यद्यपि हमें वो ज़रूरी है बीज उत्पादन के लिए, मुख्य फसल की जरूरत नहीं। और ये 2 बात करना चाहूँगा, और बाकी बातें जैसे जैसे आप लोगों के साथ वार्तालाप करेंगे और आपकी
प्रश्न होगा, सुझाव होगा, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ट्रस्ट की तरफ से आप सभी का यहाँ पर अभिवादन करता हूँ और खुशी की बात है कि ये प्रेस मीट का जो आयोजन हुआ है वो जॉइंटली है बाय द एकेडमी एंड बाय द ट्रस्ट। और ट्रस्ट का रोल ए थिंक टैंक है, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी एडवोकेसी एंड पब्लिक अवेयरनेस, तो and also promoting the technology for the benefit of our farmers and Indian agriculture। तो इन उद्देश्यों को देखते हुए मैं समझ रहा हूँ कि पॉलिसी एडवोकेसी में हम थोड़ा सक्षम हो पाए हैं, हालांकि देर लगी, 12 साल हो गए, बैन हो गया था। हमारी टेक्नोलॉजी साइंटिस्टों ने लेके और इंडिजिनस अप्रूव करवाई थी, पर उसको उस टाइम बीटी ब्रिंजल को आपको याद होगा रिलीज़ नहीं होने दिया था। उसके बाद एम्बार्गो चलता रहा। भारत में बायोटेक्नोलॉजी में बहुत कुछ जो है इन्वेस्टमेंट हुआ है। हर साल कम से कम 500 से 700 करोड़ डीबीटी खर्च करती है एग्रीकल्चर पे। आईसीआर तो करता ही है। तो इस रिसर्च का फ़ायदा हम देख रहे थे कि किसानों तक पहुंचने में जो है पॉलिसी आड़े आ रही है। समहाउ वो पॉलिसी मैं कहता हूं कि एप्रिशिएटिव डिसीजन है ये कि इस एम्बार्गो को हटाया गया, और ये सोचना कि इसको रिलीज कर दिया गया है जनरल कल्टीवेशन के लिए, ये मेरे ख्याल से गलत जो है वो नॉलेज या इंफॉर्मेशन किसानों तक पहुंचाने के लिए दी जा रही है। ये एनवायरमेंटल रिलीज हुआ है। आपके पास ऑर्डर की कॉपी भी होगी, और नहीं है तो इसकी कॉपी आपको और दे देंगे ताकि आप इसको समझ लें कि पहली बार आफ्टर दिस मच ऑफ एफर्ट साइंटिस्टों का, हमारा सबका कहना कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको हमारा भारत में जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो बहुत सक्षम हो गया है। जब बीटी कॉटन हमने रिलीज़ किया था तब भी यही रिजर्वेशंस थी। जब मैं मेरी पढ़ाई यहाँ इस इंस्टीट्यूट में शुरू की थी और जो है हरित क्रांति के बीज बोए जा रहे थे, तब भी यही रिजर्वेशंस थी कि ये बोने गेहूँ और बोने धान क्यों लाए जा रहे। जब बीटी कॉटन लाए थे तब भी वही रिजर्वेशन थी, पर हमें पता था कि ये किसानों के लिए और देश के फ़ायदे के लिए है। और आज आप देख रहे हैं उस बात को करीब 20 साल हो गए रिलीज हुए, और जो भारत पहले इंपोर्ट करता था आज मेजर एक्सपोर्टर हो गया है। हमारी यील्ड जो है वो डबल से ज़्यादा हो गई हैं। हम 10 मिलियन बेल भी नहीं प्रोड्यूस करते थे, 35 मिलियन बेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो पेस्टिसाइड यूज़ जो मैक्सिमम 50% हो रहा था एग्रीकल्चर में, वो कॉटन पे हो रहा था उस टाइम, और बहुत सारे सुसाइड्स भी हो रहे थे। और तो उसको देखते हुए हमने कहा कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड को रिड्यूस करेगी, और 35 to 40% पेस्टिसाइड यूज़ भी रिड्यूस हुआ है। अब उसको अगर देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी अगर नहीं लाते हम तो शायद ये वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ का जो है टेस्ट ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग। अगर खाते ही नहीं तो बताते कैसे कि ये कैसी है। तो 20 साल में हमें उसका एक तरह से जो है काफ़ी ज्ञान हुआ है, और आज 11 मिलियन हेक्टेयर एरिया कॉटन में जो है वो बीटी कॉटन के अंडर है। 95% से एरिया ज़्यादा बीटी कॉटन में है। तो किसान अगर जो है लाभकारी नहीं इसको मानता तो शायद नहीं अपनाता। पहली बात तो मैं यहाँ ख़त्म करूँगा। दूसरा ये है कि ये टेक्नोलॉजीज़ दुनिया में और देशों ने बहुत इसका फ़ायदा लिया है। 200 मिलियन हेक्टेयर एरिया आज जो है वो जीएम क्रॉप्स के तहत है। हमें
इतनी सारी कुछ बातें बताई गई, इंपोर्ट हो रहा है, कॉस्ट इतनी है, अब 1,17,000 करोड़ अगर इंपोर्ट पे लग रहे हैं तो हरित क्रांति क्यों लाए थे? हमारे पास में खाने को नहीं था तो हमें चाहिए थी कि कोई टेक्नोलॉजी से हम आत्मनिर्भर हों, हम आत्मनिर्भर हुए। कॉटन में हम लाए, मैंने जो एक्सप्लेन किया है, आत्मनिर्भर ही नहीं हुए, हम एक्सपोर्ट करने लगे। तो और फ़ायदा किसको हुआ? किसानों को भी और देश को भी। आज करीब $4 बिलियन से ज़्यादा का हम कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो रहा सवाल, हम ऑयल सीड में भी जो है, एक बार ऑयल सीड मिशन भी हम लाए थे जब मैं ICR में था, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, और फर्स्ट ऑयल सीड मिशन आया था एग्रीकल्चर में, और 5 साल में कोशिश करके हमने रिडक्शन जो इंपोर्ट था उसको करीब करीब जो है वो 0% पे ले आए थे, टेक्नोलॉजीज़ को किसानों तक पहुंचा के। अब टेक्नोलॉजीज़ अगर हमारे पास लिमिटेशन है, जैसा बताया गया कि अगर हम 1 टन के आसपास या 1.25 टन के आसपास अटके हुए हैं, और अगर दुनिया में चलो 3 टन मैं मानता हूँ कि वो टेम्परेट क्लाइमेट है, कनाडा, यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, चाइना, वो टेम्परेट क्लाइमेट है, वो 3 मिलियन, 3.5 से 3.5 टन अगर उनकी प्रोडक्टिविटी है तो हम इसको डबल तो कम कर ही सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। और इसके करने के लिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को हमने बहुत प्रोत्साहित किया है। जब मैं डायरेक्टर जनरल था तो हमारी मेज की प्रोडक्शन जो है वो 10 मिलियन टन से कम थी देश में, और हमारी प्रोडक्टिविटी 1 टन के ऊपर अटकी हुई थी, जैसे ये इसमें अटकी हुई है। हमने देखा कि टेक्नोलॉजी बाहर है। बाहर क्या है टेक्नोलॉजी? सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, और हम यूज़ कर रहे थे 3 वे हाइब्रिड्स या कंपोजिट्स। हमें ये कहा गया कि भारत के लिए ये टेक्नोलॉजी जी ज़्यादा सूट करेंगे, ये दूसरी टेक्नोलॉजी। प्राइवेट सेक्टर से हमने कहा आप क्यों नहीं ला रहे टेक्नोलॉजी, जब आपको 6-7 टन अमेरिका में और चाइना ले रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं ला रहे? तो उन्होंने कहा जी आपके पास में प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन नहीं है। तो हम प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एक्ट लाए इमीडिएटली, और फिर हमने कहा कि अच्छा चलिए आप नहीं लाते तो हम अपनी रिसर्च खुद करेंगे। तो हमने जो है चाइना में 50% एरिया वो हाइब्रिड राइस में था, हमारे पास 0% था। हमने कहा हम तो खुद रिसर्च करके इसको आगे लाएंगे। और डॉक्टर साहब ने कहा 3 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, 3 मिलियन का 6 मिलियन हो सकता है इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा के। और मेज को हमने जब सिंगल क्रॉस खुद पब्लिक सेक्टर में लाए और प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, तो दोनों की वजह से बाहर से भी आने लगी और हमारी भी हाइब्रिड थी, सिंगल क्रॉस मेज हाइब्रिड। तो सिंगल क्रॉस मेज हाइब्रिड से क्या हुआ, 2010 से 2020 के अंदर, 2000 से 2010 तक, 2000 में रिलीज हुई थी सिंगल क्रॉस मेज हाइब्रिड, 2010 तक मेज का प्रोडक्शन डबल हो गया, और आज वो प्रोडक्शन तिगुना हो चुका है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से, सिंगल क्रॉस मेज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से। अब यहाँ पे भी हाइब्रिड्स तो हैं, पर वो हाइब्रिड्स ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रही, 100% प्योरिटी सीड की नहीं हो पाती उस टेक्नोलॉजी में जो CMS की बात कही है। तो ये जो 2 वे हाइब्रिड का जो टेक्नोलॉजी है, जो ये हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकली है, बार स्टार को यूज़ करके, ये टेक्नोलॉजी आपको 100% प्योर सीड देगी। अच्छा, जो रिलीज सरकार ने किया है, इसका किया है कि टेक्नोलॉजी को अप्रूव करते हैं एनवायरनमेंट साइड से, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं अब ICR को और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को, जो कि सही कदम है कि आप इसका एक्सटेंसिव टेस्टिंग करवाएं, इसके प्रोडक्शन को देखें, इसका सीड बने, इसको कॉमर्शलाइज करना है सीड एक्ट में तो उसको कॉमर्शलाइज कराएं। मतलब ये उन्होंने नहीं कहा कि ये फार्मर इसको कॉमर्शली यूज़ कर ले, ये अब ICR और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डिसाइड करेगा। और
टेक्नोलॉजी को उन्होंने इन्वायरमेंटली फ्री कर दिया है और वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारे पास पहले स्टम्बलिंग ब्लॉक था वो क्लियर हुआ है। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये जो यील्ड एडवांटेजेस दिखाए गए 10-15-20% जो भी है, इससे और नई हाइब्रिड्स आ सकती हैं बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। और अब हमारा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है सीड सेक्टर में, तो दोनों ही इसका फ़ायदा ले पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 साल के अंदर हमारी सरसों की प्रोडक्शन हम बढ़ा पाएंगे। तो उसका कंसर्न क्यों लोग अननेसेसरली शो कर रहे हैं? ये तो मतलब ब्लैक एंड वाइट में है ना भाई, तो इसको तो देखा जा सकता है। और ये इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन जब किसानों तक पहुंचती है, जनरल पब्लिक तक पहुंचती है, तो उसका टेक्नोलॉजी का नुकसान होता है। और इसलिए आप लोगों का रोल मैं समझता हूँ बहुत अहम है कि सही इन्फॉर्मेशन, अगर वो गलत है तो मत पहुंचाइए और गलत है तो सही कहिए, किसानों को बताइए। पर हम भी तो किसानों के ही सेवा के लिए बैठे हैं। और टेक्नोलॉजीज़ जो अगर लाई गई हैं, आज भारत आत्मनिर्भर हुआ, भारत आज जो है वो विश्व में 7वां एक्सपोर्टिंग कंट्री हो गया है। आज 50 बिलियन US$ का हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। सीरियल जो हम बाहर से मंगाते थे, पैसा नहीं था खाने के लिए और ख़रीदने के लिए, उस टाइम में आज हम 20 मिलियन टन तक का जो है सीरियल अनाज जो है वो गेहूं और धान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती। और लास्ट में मैं एक पॉइंट कहूँगा, डॉक्टर बॉर्लॉग से मैंने कहा था कि ये आप जो हरित क्रांति यहाँ लाए, आप अब अफ्रीका में 20 साल से काम कर रहे हो, उनकी डेथ के पहले की बात है। मैंने कहा वहाँ क्यों नहीं ले पाए? वही बीज आपके हैं, वही आप हो, वही आप यहाँ आए थे और यहाँ पे हुआ। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो कि पॉलिसी सपोर्ट नहीं है, पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है वहाँ लीडर्स का। और ये पॉलिटिकल कमिटमेंट, पॉलिसी सपोर्ट, ये पॉलिसी डिसीजन देयरफॉर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सेकंड, उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं टू डू गुड रिसर्च, जैसे ये इंस्टीट्यूशन है। अब तो आपके पास 100 हो गए। अब यूनिवर्सिटीज़ एक थी मैं जब पढ़ता था, अब आपके पास 75 हो गई। तो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन गया। और तीसरा उन्होंने कहा कि कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूडिंग द फार्मर्स एंड द मीडिया, जो सही इंफॉर्मेशन किसानों तक पहुंचाते हैं, ये नहीं है वहाँ। और फोर्थ है कि पार्टनरशिप में वो बिलीव नहीं करते। और हम पार्टनरशिप में शुरू से बिलीव किए हैं विद इन द नेशन, एट द रीजनल, एट द ग्लोबल लेवल। और ये पार्टनरशिप अगर उन इंटरनेशनल सेंटर्स के साथ नहीं होती तो वो बीज यहाँ नहीं आए होते। वो बीज इंटरनेशनल गुड्स में थे, तो उसका फ़ायदा जो है वो जनरल पब्लिक को थ्रू पब्लिक सिस्टम हो गया। अब ये है कि प्राइवेट सेक्टर भी आगे आ रहा है, वो भी अपना इंटरेस्ट देखता है, वो भी लाइसेंस वगैरह अपने चाहता है। और मैं जब UK से वापस आ रहा था आफ्टर माय पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च, तो वहाँ का जो मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूट जो इसका कैम्ब्रिज प्लांट ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट माना जाता था, उसको उन्होंने जो है वो एडवर्टाइज़ किया था कि दिस इज़ नाउ फॉर सेल। पूछा गया कि ये क्यों ऐसा इतना इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट, वो बोले कि प्राइवेट सेक्टर अच्छी रिसर्च कर सकता है और हम जिस टेक्नोलॉजी में आगे ऑलरेडी इतने पहुंच गए हैं कि उसमें और इन्वेस्ट करने की हमें सरकार को ज़रूरत नहीं है, अब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करे। तो सवाल ये है कि प्राइवेट सेक्टर भी आज उभर के आ गया है और हम कहते हैं कि मल्टीनेशनल्स डोमिनेट करेंगे। अरे हमारा कोई तो इम्पोर्टेंट सीड कंपनी किसी प्राइवेट सेक्टर ने नहीं खरीदी, वो भी एग्जिस्ट कर रही हैं, वो आज स्ट्रॉन्ग हैं। तो कई बार जो है इस बात को कहा जाता है कि ये सब मल्टीनेशनल्स कर लेंगे। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमारे भारत में कॉम्पिटेंस है, इंस्टीट्यूशंस हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी इज विजिबल, नाउ इट हैज़ टू बी परफेक्टेड फर्दर। सरकार ही नहीं रिलीज़ कर रही तो पेटेंट का कोई पे करके क्या करेगा? और पैसा साइंटिस्टों के पास कहाँ है?
तो क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू देयरफॉर टेक ए पॉजिटिव व्यू ऑफ इट एंड सी इफ इट कैन बी ऑफ एनी हेल्प। और रहा सवाल कि हमारी ऑयल की आवश्यकता है, ऑयल में एक बात और बता दूं, मैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट को भी मेरे को रिपोर्ट देनी पड़ी थी उस टाइम में, और जो मेरी कमेटी में थे जिन्होंने अपोजिट व्यू लिया था उन्होंने भी रिपोर्ट दी, मैंने भी दी। दोनों रिपोर्टों में ये कहा गया कि ऑयल को जो यूज़ किया जाता है ह्यूमन सिस्टम में, उसमें प्रोटीन कोई अंदर नहीं जाती। तो फ्रॉम फाइटोटॉक्सिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, इफ ऑयल इज यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, देयर इज नो टॉक्सिसिटी एंड नो कंसर्न ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट इनके नहीं अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। तो हमें ज़रूरत है आत्मनिर्भर होने की ऑयल सीड में। वही सिचुएशन आ गई है जो हमारे पास एक टाइम फूड क्राइसिस की थी। अगर ऑयल में हमें आत्मनिर्भर होना है और इंपोर्ट करना है और इतना एक्सचेकर को कॉस्ट पे खरीदना है तो वो बात अलग है, चलता रहेगा सिलसिला। तो कंटिन्यूस रहे फ्रीक्वेंटली, इफ नॉट टू मच बट एटलीस्ट 2 to 3 months में एक बार ये एकेडमीज और टास्क वगैरह मिलके और डिफरेंट मुद्दों पर जो इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर को आगे ले जाने के लिए। डाइवर्सिटी की जो बात है, इसको रिलीज से डाइवर्सिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि बीज महंगा होगा, कंपटीशन है, इसका बीज की क्वांटिटी मात्रा बहुत कम यूज़ होती है। इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट फार्मर मच, यू नो। अगर वो कहने को कह भी लो कि डबल भी कर दे तो क्या, अब 1 किलो सीड चाहिए 1 हेक्टेयर में यार, तो कितना हो जाएगा भाई? अगर वो मान लिया 1000 है, उसका ज़्यादा 1500 2000 हो जाएगा तो 1000 ही तो हुआ, और प्रोडक्शन बढ़ गई अगर उसकी 1 टन ज़्यादा तो क्या होगा? तो वो किसानों ने संकर जाति के बीज को खरीदने के लिए वो प्राइवेट सेक्टर ही बेचता है, कभी कहीं हल्ला नहीं मचाया। मैं तो राजस्थान से आता हूँ, वहाँ रेगिस्तान में लोग कहते हैं कि मुझे तो थैली संकर जाति की चाहिए, मुझे और कोई बीज नहीं चाहिए। जो नेचुरल बीज है उसको इस्तेमाल करेंगे तो कुछ तो तरीका अपनाना होगा। अगर बीज में ही रेजिस्टेंस पावर होता है, अंतर्निहित शक्ति होता है उसका लड़ाई करने का, तो बेस्ट तरीका वही होगा। तो नेचुरल फार्मिंग का ही हिस्सा बन सकता है इस तरह के टेक्नोलॉजी से।